अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच नादिया। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी दवाइयों के बारे में, ऐसी कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि डायबिटिक्स यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है डायबिटिक्स को दरपेश होती हैं उनको मैनेज करने के लिए, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वेट लॉस है और बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और वो उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं आपको दोबारा वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डायबिटिक्स यूज़ कर सकते हैं? आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली वो आपने पहले क्वेश्चन किया तो मैंने सुन लिया है, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आपको पता है कि वेट लूज़ करना हर एक की ख्वाहिश होती है। ये अलग बात है कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है उस पर कोई काम नहीं करता, लेकिन वेट लॉस करना तो हर बंदा चाहता है। और डायबिटिक्स में थोड़ा सा वेट का इशू भी डायबिटिक्स जो है बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनमें ओवरवेट होना या ओबीस होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रीब्यूट करता है उसके ऑनसेट में और उसके हाइपरग्लाइसीमिया में और उसके कंट्रोल ना करने में। ड्यू टू कंटीन्यूअस यूज ऑफ इंसुलिन? नहीं, वो भी बात करते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ इंसुलिन ना भी हो तो जब शुरू में ही पेशेंट ओवरवेट होते हैं, यानी ओवरवेट होते हैं तो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं। एक मेन इटियोलॉजी टाइप 2 डायबिटीज़ की ओवरवेट और ओबीज होना है। ठीक है। अच्छा, ये ओवरवेट और ओबीज की जो टर्म्स होती हैं इनमें थोड़ा फर्क होता है। आपको पता है क्या फर्क होता है? ओबेसिटी है आप जिसकी? हाँ, एक होता है कि जिसका BMI 30 से अबव हो उसको ओबीज कहते हैं, और जो 25 और आजकल एशियंस को 23 पे कह रहे हैं, 23 से 30 तक हो तो हम उसको ओवरवेट कह सकते हैं। तो ये है कि 30 से अबव वाले ओबीज हो जाते हैं और फिर वो 35 से ऊपर जो है सीवियर किस्म की ओबेसिटी हो जाती है, इस किस्म की इशू है। तो अब बात कर रहे थे कि ओवर ये जो मोटापा है ये इटसेल्फ एक बीमारी है, और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन अब तक यूज़ होती आई हैं उनमें से एक ड्रग्स होती हैं जो सल्फोनाइलूरियास कहलाती हैं। ये भी बहरहाल वेट न्यूट्रल नहीं होती और वेट गेन को प्रमोट करती हैं। जो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेन नामी टैबलेट यूज़ होती है वो वेट को कम तो नहीं करती बट वेट को बढ़ाती भी नहीं है, यानी कि वेट को न्यूट्रल रखती है। और वो हेल्प करती है, अगर आप वेट रिडक्शन प्लान में तो आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई ऐसी सिग्निफिकेंट मेडिकेशन ऐसी नहीं है जो वेट के ऊपर जिसका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट हो। इंसुलिन को जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो इंसुलिन इटसेल्फ इज़ अ सिंथेटिक हार्मोन, और इंसुलिन बॉडी के जो टाइप 1 डायबिटिस होते हैं जिनका वेट लूज़ हो गया होता है उनको वेट दोबारा मेंटेन करने में हेल्प करती है। और टाइप 2 डायबिटिक्स में अगर वो एक्सरसाइज और अपनी डाइट से उसको काउंटर बैलेंस ना करें तो उनमें भी वेट को प्रमोट करेगी। तो एज ए रिज़ल्ट जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो ओवरवेट हो जाएंगे। अब ओवरवेट जब वेट उनका बढ़ गया है तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन भी बढ़ जाएगी, तो वही इंसुलिन के यूनिट जो उन पर पूरे पड़ रहे थे अब वो काम नहीं कर सकेंगे। सो प्रॉब्लम उधर ही रहा। तो अब जो मेडिकेशंस की हम बात करने लगे हैं ये वो मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट्स के वेट लॉस में एक्टिवली हेल्प करती हैं और वेट को लूज़ करती हैं। प्रॉपर वेट लूजिंग ड्रग्स भी हैं और प्लस डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक्स भी हैं। और इन मेडिसिन को हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, यानी GLP-1 बेस्ड थेरेपीज़ हैं, और ये अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में सारी जो भी इनकी क्लास है जो कैटेगरी वो सब अवेलेबल है, इनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान में एक जो सबसे पहले इस वाले से मेडिसिन आई थी उसको मैक्सिनाटाइड कहते हैं, और वो इस ये लिली फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जो इंसुलिन बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है जिसने सबसे पहले इंसुलिन एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट में, वो इलाई लिली कंपनी है। और इलाई लिली की जो इंसुलिन है हेमोलिन R, हेमोलिन N, हेमोलिन 70-30 सारे सुनने वाले जो हैं वो इससे आगाह हैं। फिर उन्होंने बाद में एनालॉग्स भी बनाए हैं। ये जो उन्होंने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको मैक्सिनाटाइड कहते हैं। आल दो उसका जो एक्शन था वो ट्वाइस वीक उनको उसको ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना पड़ता था, एक दिन में 2 दफ़ा। और दूसरा ये था कि उसके अंदर ड्रॉबैक्स ये थे कि उसके साथ रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस बहुत ज़्यादा था, तो वो जो मार्केट से बाद में लिली ने भी विड्रॉ कर ली, उसने उतना बिजनेस नहीं कर सकी। उसके बाद अब दो जो है और ड्रग्स आई हैं, उनमें से एक ड्रग का नाम है विक्टोज़ा
जो आपको डेली एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये लीराग्लूटाइड है, इंजेक्टेबल है, ये लीराग्लूटाइड है और ये डेली लगाना पड़ता है। और इसके बाद ये नोवो कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है। 2 मेन कंपनी जो इंसुलिन को प्रमोट करती हैं उन्होंने यही लॉन्च की है। तो नोवो कंपनी की भी इंसुलिन अवेलेबल है पाकिस्तान में, और नोवो ने अभी जो डेली बेस्ड इंजेक्शन है इसको लीराग्लूटाइड बेस्ड है, उसको हम विक्टोज़ा के नाम से पहचानते हैं। विक्टोज़ा अवेलेबल कराया सबसे पहले, और यहाँ आने से कुछ अर्सा पहले से लोग दुबई से भी उसको ले के ख़रीद के यूज़ कर रहे थे। ठीक है। और अब इलाई लिली ने अब एक और इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराया जो वंस वीकली लगाया जा सकता है। उसको हम ड्यूलाग्लूटाइड, वो उसका साल्ट है और उसका जो नाम है मार्केट का वो ट्रूलेसिटी है। तो मैं डिफरेंस इंटेंसिटी का है उसकी डोज? सो वो ट्रूलेसिटी वीकली लगती है, 0.75 ग्राम की अवेलेबल हुई है। और जो दूसरा जो है ये इंजेक्शन है 1.5 ग्राम की अवेलेबल हुई है। और जो ये जो विक्टोज़ा ये डेली लगता है, ये 0.6 mg से शुरू करते हैं। डोजेज का फर्क है और वीकली ओके। वो वीकली है, ये वंस डेली है। ठीक है। ये दोनों में फर्क है। डॉक्टर साहब ये हम क्या इसको कह सकते हैं कि इंसुलिन की रिप्लेसमेंट है, और ये बॉडी में कैसे वर्क करती है? अगर हम ये बात करें कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती हैं, जो फार्मास्यूटिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ये जो हमारे जो भाई अमेरिका में और इंग्लैंड में काम करते हैं, जो जिनको हम गोरे भी कहते हैं उर्फ़े आम में, तो ये जो साइंसदान है, अक्सर लोग पूछते हैं कि रिसर्च कितनी हो रही पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ गूगल ने बड़ा काम आसान कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा कि रिसर्च प्रमोट नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली रिसर्च प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े बजट चाहिए होते हैं, और बजट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बजट के इश्यूज़ हैं आजकल। तो साइंटिफिक जो रिसर्च के लिए बजट है वो भी कम होता है। इसके बावजूद बहुत सारी रिसर्चेज बहरहाल मेडिकल में हो रही होती हैं मुख्तलिफ साइट्स पे। हायर एजुकेशन कमीशन करार होता है, UHS करा रही, तो रिसर्च हो रही होती है पाकिस्तान में भी, ये नहीं कि नहीं हो रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि डेली जो रिसर्च दुनिया जहान में हो रही है उसको तो पढ़ लेना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा शुरू से ये विजन रही है कि उसको पढ़ना तो चाहिए, जो रिसर्च हो रही है उसको तो पढ़ो, बाकी नहीं करें भी लेकिन पढ़ें भी। तो डेली उनका जो रिसर्च पे लगे रहते हैं, तो उन्होंने एक लिजर्ड को देखा, जो लिजर्ड साल में एक दफ़ा खाना खाती थी। ठीक है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या ये साल में एक दफ़ा खाना कैसे खा के गुजारा करती है। आखिर भूख तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, इसी तरह एनिमल्स की भी होती है, इसी तरह इंसेक्ट्स की भी होती है। तो उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसको जो सलाइवा है उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम एक्जेंडेन कह सकते हैं, या GLP-1 होता है। अच्छा। और वो केमिकल जो है उसका काम ये है कि वो साल पूरा उसको भूख नहीं लगने देता, बिकॉज जो कुछ वो खा लेती है वो स्टमक में रहता है, स्टोर हो जाता है। स्टमक से नीचे जाएगा तो फिर वो दोबारा भूख लगेगी ना। जैसे अब आप सुबह नाश्ता करती हैं, रमज़ान में हम प्रॉब्लम नहीं कर सके, आज तुम बात कर सकते हैं नाश्ते की। जी। तो रमज़ान, अच्छा, तो आपने नाश्ता किया, तो आपका नाश्ता कितनी देर स्टमक में स्टे करता है? जब वो स्टमक खाली हो जाएगा तो आपको दोबारा भूख लगती है, 2-2.5 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे बाद। तो फिर आप दोबारा स्नैक्स लेंगी, भूख लगेगी, तलब होएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपका वो नाश्ता अगर स्टोर कर दिया जाए और उसको आगे मूव न करने दिया जाए, मोटिलिटी ना की जाए, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको फिर भूख ही ना लगे जब तक वो मूव नहीं करता। हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो क्या ऐसे में आपकी बॉडी को अगर एनर्जी ही नहीं मिल रही, स्टोर जब हो गया, क्योंकि डाइजेस्टिव अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टोर ऑलरेडी होता है, तो बॉडी स्टोर्ड चीजों से अपना काम चला लेती है। जैसे हम फास्ट करते हैं तो वो भी तो फास्ट टू फील फिल्ड, कि सिर्फ आपको लगे कि बस मैंने खाया हुआ है और बस। हाँ, तो ये भी एक बात है ना। आपने डायबिटीज की अर्ज देखी है, उनको पोलीफेजिया होता है, उनको भूख लगी रहती है, उनको प्यास लगी रहती है, तो वो अर्ज भी तो फिल करनी जरूरी है ना। और जो जितना ओवरवेट, मैंने तो देखा जितने मोटापे के मरीज हैं उनको भूख भी ज्यादा लगती है, और एक वक्त पे साइकोलॉजिकली वो एंजॉय करना शुरू करते हैं अपना मोटापा, उस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, उस तरह के पोस्टर बना लेंगे कि वो अपने मोटापे को भी एंजॉय करते हैं, और वो बिल्कुल नहीं विलिंग होते कि उसको कम करें, एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि जी तो कम तो होना नहीं, खाना पीना तो जीना है वगैरह वगैरह, तो जितने दिन जीना है तो खा पी के तो जीविए ना, तो ये वाली बात है। अच्छा, तो वो जो लिजर्ड से मैंने बात की थी, तो वहाँ से आइडिया उनको लगा कि इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में से कोई ऐसा केमिकल सिक्रीट होता है जो भूख के ऊपर असरअंदाज होता है और जो हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टी को स्लो करता है। तो जब एनिमल से बात आ गई ह्यूमन बीइंग पे, तो ऐसे केमिकल इंट्रोड्यूस हुए जिनका पता लगा कि इंटेस्टाइन से निकलते हैं। और जब आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, जब आप ग्लूकोज कंटेनिंग अपनी फूड लेते हैं,
तो वो स्टिमुलेट होते हैं वहाँ से केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम GLP-1 कह सकते हैं, और वो केमिकल जाके पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट करवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देते जल्दी, एक फीलिंग पैदा करते हैं कि स्टमक अभी फिल्ड है, भरा हुआ है। और थर्ड ये है कि आप देखें कि बॉडी में जो इंसुलिन जहाँ से प्रोड्यूस होती है, उसके साथ ही जो सेल्स होते हैं वहाँ से ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकागोन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को अप करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन होता है एक नॉर्मल पर्सन में। अगर इंसुलिन कम हो जाए और ग्लूकागोन हाई हो जाए तो डायबिटीज उसका रिजल्ट है। तो इसका मतलब है हाइपर ग्लूकागोनीमिया होता है, उसको ये कवर करते हैं GLP-1। ये ग्लूकागोन की सिक्रीशन को भी कम करते हैं, ना सिर्फ ये इंसुलिन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा? हाँ, एक इफेक्ट ये आएगा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा इफेक्ट ये आएगा कि वो जो पर्सन खाता पीता फिर हर वक्त कहता जी मैंने कुछ खाना ही है और खा पी के जीना है, तो ईजी हो जाएगा। वो जो अर्ज है वो खत्म हो जाएगी। नेट रिजल्ट आपके ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर होंगे और वेट आपका मेंटेन होगा। ये बात ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डायबिटिक, इसकी डोजेज क्या है इस मेडिसिन की, जो है वो आपने वीकली और बताया वो ये है कि एक तो ये बात है कि क्या ये टाइप 1 डायबिटिक यूज कर सकते हैं कि नहीं। जी जी। टाइप 1 डायबिटिक यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इनका जो मैकेनिज्म है, जो काम करने का मैकेनिज्म है, वो उस तरह का है कि उसमें बीटा सेल्स के फंक्शन भी जरूरी है। ठीक है। यानी पैंक्रियास के सेल्स मेंटेन होना जरूरी है। कुछ मेंटेन होंगे तो GLP-1 भी काम करेंगे। तो इस टाइप 1 में चूंकि बीटा सेल या खुलिए होते ही नहीं है जो इंसुलिन बनाने वाले हैं, तो इसलिए GLP-1 देने का कोई उसकी रैशनल नहीं है, तो उसका फिर ये कि हम उस पर नहीं देते। जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, जो ओवरवेट हैं, जिनके अंदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर भी बहुत हैं, मसलन वो हाइपरटेंसिव हैं, वो हार्ट फेलियर का शिकार हो गए हैं बिकॉज ऑफ बीइंग ओबीस, और फिर फर्दर हार्ट टेस्ट की उनके अंदर होने के खदशा बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर GLP-1 बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। अब जो डोजेज़ की आपने बात की, वही मैंने बात की कि विक्टोज़ा को आपको डेली लगाना पड़ता है, लाइक इंजेक्शन जो आपके पेन इंसुलिन होते हैं, पेन में आता है, टैबलेट भी बात करते हैं। और जो दूसरा है जो ट्रूलिसिटी है, वो वंस वीकली लगाना होता है। इन दोनों के पेन है और उनके थ्रू लगाए जाते हैं। आपने टैबलेट की बात की, एक ड्रग है सेमीग्लूटाइड, और ये अब इसका जो टैबलेट फॉर्म है उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं, ऑलमोस्ट आखिरी मल्ले पे हैं। तो ये GLP-1 फिर टैबलेट फॉर्म में भी आ जाए, और वो एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बिकॉज आपको एक वेट लूजिंग टैबलेट मिल जाएगी डायबिटिक्स। डॉक्टर साहब, वो डायबिटिक्स के अलावा लोग यूज़ कर सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल किया। कुछ दिन पहले मेरी एक जो है प्रोफेशनल कुलीग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो विक्टोज़ा है ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती अपने वेट को कम करने के लिए। तो मैंने कहा कि पहली तो ये बात है कि अगर आपका BMI 28 से ऊपर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 28 से ऊपर हो तो डिपेंड यूज़ कर सकते हैं। उनका BMI 25 था, तो मैंने कहा अभी आप अपना BMI बढ़ा लें तो फिर आप यूज़ कर सकती हैं। वन दूसरा ये है कि इसके लिए जो विक्टोज़ा है उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आपने भी मेरे तारुफ में बताया था कि एंडोक्रिनोलॉजी भी डील करते हैं, तो उसमें जो बात हम एक चीज़ को डील करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है, बच्चे पैदा होते हैं वगैरह वगैरह इश्यूज आ सकते हैं, और फीमेल्स के मेंसेस के इश्यूज आते हैं, उनके चेहरे पे एक्नी हो सकती है, चेहरे पे बाल आ सकते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी वेट रिडक्शन मेन ट्रीटमेंट है। तो अगर कोई पेशेंट वेट रिडक्शन अचीव नहीं कर रहा पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो ये जो विक्टोज़ा है ये उसमें यूज़ किया जा सकता है, इसकी FDA रिकमेंडेशन है। लेकिन जो वंस वीकली वाला इंजेक्शन है वो अभी नॉन डायबिटिक्स में हम यूज़ नहीं करते। तो अगर आप इस किस्म के इरादा रखती हैं तो उसके लिए पहले आप डायबिटिक हो, नंबर 2 आपका BMI 28 से ऊपर हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमने बात कर ली इसके वेट लॉस के बारे में बात की, ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज होते हैं, ये किस तरह वर्क करती है, कौन से पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, पाकिस्तान में क्या अवेलेबिलिटी है, टैबलेट फॉर्म्स में हमने बात कर ली, यकीनन सुनने वाले बिल्कुल सुन रहे होंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली, वेट, ब्लड शुगर, उसका डोजेज कैसा है, बिल्कुल बेनिफिट्स है। बता दिए कि इसके बेनिफिट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें। इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग दैट मेडिसिन?
अच्छा मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन का यूज़ है ना उसके अंदर कई और फैक्टर्स भी हैं। एक तो होता है एडवर्स इफेक्ट्स होना ड्रग्स केमिकली, ठीक है, वो तो डेफिनेटली एवरी केमिकल हैज सम एडवर्स Ultimately, इफेक्ट्स, at the end of एवरी केमिकल। अब वो केमिकल अगर कोई हर्बल मेडिकेशन में है तो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए पता नहीं चलेंगे कि हर्बल मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स एक पेपर के ऊपर लिखे नहीं जाते। आपने कभी हर्बल मेडिकेशन लिया, आपको कभी कोई पर्चा मिला, वो साथ मिलता है There is a कि जिसमें लिखा हो side effects of any हाँ। drug when we use, even that is हाँ, like लेकिन क्या हर्बल मेडिकेशन वाले आपको साल नहीं लिस्ट देते हैं? देते, नहीं नहीं देते। देते। होम्योपैथिक में भी ऐसा नहीं है। नहीं देते। फिर आ जाते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन और कुछ जितनी अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो अपने साइड इफेक्ट देते ही नहीं है। साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के हर होते हैं ना, चीज़ के खाने के या एक्सरसाइज व्हेन देयर इज इफेक्ट देयर इज साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली, ठीक है ना? एवरीथिंग हैज अब आपके जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें एडवर्स इफेक्ट्स को बाकायदा लिखा जाता है, फिर रिपोर्ट किया जाता है, फिर उसको लिख जब आप फार्मास्यूटिकल उसको प्रिपरेशन करती है तो एक साथ के ब्रोशर देती है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी लिखे होते हैं और कुछ वार्निंग साइड इफेक्ट्स भी लिखे होते हैं कि अगर ये हो तो अपने डॉक्टर से तो रिव्यू इस करें। मेडिसिन के साथ इसका पर्चा इस मिलता है? मेडिसिन के वाले से ये है कि हमें अगर हमारी पेशेंट सिलेक्शन बेटर हो, ठीक है, patient फॉर एग्जाम्पल एवरी पेशेंट शुड नॉट बी ऑफर्ड विक्टोजा। अच्छा, यानी कि स्पेशल कोई कैटेगरी है? बैठ के डिस्कशन पहले कर लेना, आप पहले पेशेंट का माइंड तो पढ़ लें। एक ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो पैरासीटामोल खा लें तो कहें जी वो मेरे साइड इफेक्ट हो गया, मैं क्या करूँ अब। ओके, ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जो सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही पढ़ते हैं बैठ के, और जब वो पढ़ते हैं अगले दिन फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे ये हो रहा है, ओके, तो वो कई सारी अच्छी मेडिसिन से दूर हो जाते हैं या उसकी उसकी नेमतों से दूर रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मुझे ये भी हो रहा है। और फिर वो बड़ी आके एक तरह से अपने आप से इरोटिक वे में बताते हैं कि देखिए मैं किताब उसमें से पढ़ा था कि ब्रोशर में लिखा हुआ था। ऑल आई थिंक वो कहते हैं एक्सक्यूजेस हैं शायद मेडिसिन यूज ना करने की। बस ये बात है। तो अगर किसी का माइंड ये हो कि वो मेडिसिन यूज नहीं करना चाहता तो फिर तो मैं समझता हूँ विक्टोजा या कोई टोलिसिटी ऑफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक पेशेंट मोटिवेटेड है, उसे पता है कि वेट लॉस के बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉलर माइनर साइड इफेक्ट्स, तो उसको ज़रूर ऑफर करनी चाहिए। अब माइनर साइड इफेक्ट्स क्या है? किसी को मतली हो सकती है, क्योंकि जब हम खाना यहाँ रोकेंगे तो मतली भी हो सकती है। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोगों को बाकायदा वोमिट्स भी शुरू हो सकती हैं, और कुछ लोग हैं जिनका स्टमक बहुत अपसेट होगा तो हैवी हो जाएगा, तो वो उनकी बर्दाश्त में नहीं होंगे साइड इफेक्ट्स। ये जो 3-4 साइड इफेक्ट मैंने बताया यही साइड इफेक्ट्स हैं, ये मेजर साइड। बाकी थ्योरेटिकल रिस्क किसी ज़माने में को बात होता था कि थायराइड की जो एक कैंसर की फॉर्म है वो शायद लिंक्ड है विद द यूज़ ऑफ GLP-1, लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है, आज तक को ऐसा इतना रिपोर्टिंग नहीं हुआ, इतना एक्सपीरियंस नहीं किया गया। सेकंड उसमें अगर वही मैंने कहा पेशेंट सिलेक्शन आपकी बेटर हो, आप पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछ लें, उनकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, और उनकी फैमिली में पर्टिकुलर को थायराइड कैंसर तो नहीं है, तो फिर अगर स्टमक उनका बेटर है और थोड़े मोटिवेटेड भी हैं कि हमने यूज़ करना है और वेट लूज करना है, हाँ बिल्कुल, उसके तो उससे फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते सामने। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अगले हफ्ते सेम टाइम पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पूछे गए सवालात को डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं और आंसर करें उनको। अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिए और अपना हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।